हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वास्तिक क्लासेज 24/7 पर। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ग्रामर की क्लास चल रही है और इस ग्रामर की क्लास में हम आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि हम लाइव क्लास जल्दी ले पाएँ। और इसके साथ ही मैं इसमें आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ कि इंग्लिश ग्रामर जो है A to Z छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इसमें कराया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इस चैनल पे बने रहना है और लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, ठीक है। चलिए तो आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस को जानेंगे क्या होता है, जिसका मतलब होता है वाक्य, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे अगला पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भाग हैं और कौन कौन से हैं और उनका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी हमारे ग्रामर का एक बहुत ही अहम पार्ट है। सेंटेंस यानी कि वाक्य। जनरली we use words in a group. A group of words which makes a complete sense makes a complete sense is called sentence. ओके, हिंदी में आपको समझा देते हैं ताकि आपको कष्ट ना हो, ठीक है। अनुवांशिक रूप से हम शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रूप से हम शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं, ठीक है। या फिर शब्दों का वह भाग या समूह, शब्दों का वह समूह जिससे
पूर्ण अर्थ निकलता हो। ठीक है, वाक्य कहलाता है। तो अभी हमने जाना वाक्य किसे कहते हैं। तो सेंटेंस जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अनुवांशिक रूप से हम शब्दों का प्रयोग समूह के रूप में करते हैं, या फिर शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें आप सबको मैं समझाने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होता है हिंदी में। ठीक है, मान के चलिए हिंदी के वाक्य की रचना में बनावट होती है इस तरह, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये हिंदी की बनावट में ऐसे लिखा जाता है। कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोला जाता है। ठीक है, इस पे भी हमने ऐड कर दिया, सॉरी ऐड को थोड़ा सा कलर चेंज करके करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया यानी कि वर्ब, ये जो है हिंदी का वाक्य रचना है। पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर कर्म या फिर क्रिया लिखा जाता है। जिसे अगर मैं ट्रांसलेशन के रूप में अगर आपको बनाना चाहूँ तो यहाँ पर बना सकता हूँ कि अंश खाना खा रहा है। ठीक है, अंश खाना खा रहा है। तो आप देख सकते हैं कर्ता कौन है, अंश है, कर्म कौन है, खाना है, खाना को ही खाया जा रहा है ना, क्रिया हो क्या हो रही है तो खाया जा रहा है। तो ये हमारा हिंदी के वाक्य की रचना की बनावट है। अगर वही हम इंग्लिश की पैटर्न 2 पे चलते हैं, इसमें देखते हैं तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस इंग्लिश पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश इसका पैटर्न क्या होता है, तो ये होता है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम वर्ब बोलते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसे अगर ट्रांसलेशन के रूप में समझे तो इसमें भी वही वाला ट्रांसलेशन देकर देखते हैं कि अंश खाना खा रहा है, अंश खाना खा रहा है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बनाते हैं तो अंश इज ईटिंग द फूड। ठीक है, ये जो द फूड है ये कर्म का काम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब ईटिंग खाना पीना रहना सोना जाना क्रिया है, और ये सहायक क्रिया है, और ये जो है सब्जेक्ट है। तो ये हमारा 2 पैटर्न होता है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे अब जब हम बढ़ते हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि अब सब्जेक्ट क्या है,
वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये तो जान लिए कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ये भी तो हमें जानना आवश्यक है ना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इनको जानना आपको अति आवश्यक है। चलिए सबसे पहला हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट answered the questions। क्वेश्चन हो। अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले कर्ता कहलाता है। अगर सुनकर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। समय थोड़ा लॉस होता है, इसके लिए अब तो कोई उपाय भी नहीं है। उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। यानी कि द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु, यानी कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाला जो शब्द होता है वही कर्ता कहलाता है। जैसे कि किसने खाया, किसने पढ़ा। इनकी यहाँ पर पूछ रहे खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है, तो अंश खाना खा रहा है। तो ये काम जो है सब्जेक्ट का काम हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, अंश हुआ। ठीक है, इसी तरह अगला हमारा वर्ब है। वर्ब जिसको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया बोलते हैं। वर्ब टेल्स समथिंग्स अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वर्ब टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। हिंदी में कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, कार्य का होना या करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ये हमारा वर्ब हुआ। वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब तीसरे नंबर पे हमारा आता है ऑब्जेक्ट। इसको भी हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को समझने से पहले कर्म जिसको बोलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिंक दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं इसको ध्यान दिया जाता है। The object answers the questions। The object answers the question what or whom।
ठीक है। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको बोलते हैं कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द को हम कर्म कहते हैं या कर्म कहलाता है। तो ये था हमारा सेंटेंस। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ दिस मतलब कि कितने भाग हैं सेंटेंस के। अगर इसको समझ लेते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ हमको और भी जानना जरूरी है, जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको थोड़ी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास रेगुलर और लाइव करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये ऑफ है। पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर मेनली देखा जाए तो ये दो होते हैं, जिसको हम पहले को सब्जेक्ट के रूप में समझाते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट के रूप में समझाते हैं। क्या है ये दोनों? ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहले समझते हैं। ये दोनों लिख लीजिएगा, इसके बाद पहले हम सब्जेक्ट को इसमें समझाएंगे। सब्जेक्ट, अ पर्सन and think about which something is said is known as subject। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, कर्ता कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रेडिकेट। इसको समझते हैं, अलग कलर ले लेते हैं।
something which is called which is said about the subject is called predicate। यानी कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब आइए समझते हैं इसको। तो अभी हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है, इसको अगर बांटने का तरीका है तो इसको दो भागों में भी बांटा जा सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, प्रेडिकेट के रूप में। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? तो अ पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नो एज सब्जेक्ट। यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, वो कर्ता कहलाता है। लेकिन प्रेडिकेट कौन सा कहलाता है? तो समथिंग विच इज अ सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, वह विधेय कहलाता है। इसको हम ध्यान से समझेंगे। एक उदाहरण के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया अंश। अंश इज ईटिंग द फूड। ये ट्रांसलेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये अंश क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है, ये पूरा इज ईटिंग द फूड, यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। यहाँ समझा देते हैं, यही हमारा प्रेडिकेट है। तो आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है और इसके बाद प्रेडिकेट क्या है। अब हम चलते हैं अगले कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलिए। जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स। अगर मान के चलिए तो जनरली में, एक्चुअली में या जनरली में, ओह सॉरी, माइनर मिस्टेक। आप इन सभी चीज़ों को, वीडियो को पॉज कर कर के आप इसको लिखना है, तो ही आपको समझ में आएगा, ये सब समझ में आएगा। आप सोचते हैं कि वीडियो देख लेंगे और ग्रामर में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को लिखें, अपने कॉपी पे, नोटबुक पे उतारें और फिर उसको बाद में एक बार और वीडियो देखते हुए समझें, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन है? इम्परेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवें नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इन सभी का हिंदी मैं आपको अभी बल्कि लिखवा देता हूँ, बाद की काम बाद में रह जाएगी, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ यहाँ पर इसका हिंदी। निश्चयात्मक, निश्चयात्मक जो भी जैसे भी लिखा जाता हो, निश्चयात्मक वाक्य। Are you tired of being bombarded with it? दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। आज्ञासूचक इम्परेटिव सेंटेंस को बोला जाता है। इसके बाद ऑप्टेटिव को कामना सूचक, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादिबोधक, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के। पहले को हम असेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक। ये हमारा 5 सेंटेंसेस हैं। अब इसको हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इसके वाक्यांश। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसका इंग्लिश भी हम आपको लिखवा रहे हैं, हिंदी भी लिखवा रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस that makes statement or declaration is called assertive
सेंटेंसेज, सेंटेंसेज, ठीक है। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कही जाए। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए। उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एसेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो जानने की कोशिश कीजिए कि एसेटिव सेंटेंस are of two types. पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और बी जो है निगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। एसेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऐसे जिसको हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और दूसरा नेगेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। एक वाक्य ऐसे जो साधारण रूप से और एक वाक्य ऐसे जो जिसमें नहीं लगाया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों को हम समझने वाले हैं और एक एक करके एसेटिव सेंटेंस को, जैसे अभी हमने जाना कि वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कही जाए उसे साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सभी को विस्तार से अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वास्तिक क्लासेज 24/7। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है। 24/7 लगाना न भूलें, तभी आपको सबसे पहले और सबसे दिखलाई देगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक दे दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इस सेशन को जब भी स्टार्ट होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, लाइक आपको करना होगा और सब्सक्राइब, क्योंकि ये जितने भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। ना 1 रुपये लगेगा, ना 1 पैसा लगेगा। बहुत सारे इसके लिए बहुत सारा पैसा चुकता कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ पैसा नहीं आपसे मांगता हूँ। प्लीज़ अगले वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।